नमस्कार प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार जो रेत है वो नमी को सुरक्षित रखता है और रेत के अंदर क्योंकि कण एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, इसी कारण से उनके बीच में दरारें नहीं पड़ती हैं और जिसके कारण से नमी बाहर नहीं निकल पाती। जो बरसात वहाँ पर होती है वो बरसात रेत के कण उस बरसात के पानी को समाहित कर लेते हैं और उसके बाद उसको नमी को अपने अंदर समा लेते हैं और वो नमी क्योंकि वहाँ पर दरारें नहीं पड़ पाती, इस कारण से वो नमी बाहर नहीं आ पाती। जो मैदानी भाग हैं हमारे, उनमें दरारें पड़ने लग जाती हैं ज़मीन में थोड़े दिन बाद, क्योंकि कणों में एक दूसरे को खींचने की, आकर्षण की शक्ति होती है और जब वो एक दूसरे को खींचते हैं तो दरारें पड़ती हैं और दरारें पड़ने के कारण से नमी बाहर निकल आती है। परंतु राजस्थान में रेत के कण एक दूसरे को खींचते नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और इसीलिए उनके बीच में दरारें नहीं पड़ती। वो बिखरे बिखरे रहने में ही उनकी एक तरह से शक्ति होती है और उसी बिखरेपन के कारण से वो उस नमी को सहेज करके रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। धरती की संचित धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही, जैसे जब मैदानी भाग जो होते हैं, जैसे ही उनमें दरारें पड़ती हैं तो धरती के अंदर जो संचित नमी होती है, जो इकट्ठी नमी होती है, वो गर्मी पड़ते ही वाष्प बन करके दरारों के बीच में से निकल जाती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, क्योंकि राजस्थान में रेत बिखरा रहता है, उसके कण बिखरे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, इसीलिए उनमें संगठन भी है, एकता भी है और उसी संगठन के कारण से वो रेत की नमी को बाहर निकलने नहीं देते। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, अर्थात वो कण एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता, इसलिए उनको अलग अलग होने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो एक दूसरे के साथ ना जुड़ करके भी इकट्ठे पड़े रहते हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कण का कड़ा पहरा बैठा रहते हैं। देखिए राजस्थान में जो रेत के कण हैं, वहाँ पर जो रेगिस्तान है, उसके ऊपर जब बरसात पड़ती है, बरसात की बूंदें जब उसके अंदर गिरती हैं, तो बरसात की बूंदें जैसे ही उसके ऊपर पड़ेंगी तो रेत के कणों के अंदर से जो नमी है वो अंदर समाहित हो जाती है, जो नमी है वो अंदर आ जाती है, उसमें रेत के अंदर जमा हो जाती हैं और उसके उपरांत फिर वही नमी जो है वो पानी बन करके जब नीचे जाने लगती है तो नीचे चल रही जो खड़िया पट्टी है उसको भूजल में मिलने से रोक देती है, उसके आगे उसको नमी को वो जाने नहीं देती, जिससे वो नमी उसी रेत के अंदर वहीं पर समाई रहती है, उसी जगह पर समाई रहती है। तो ऊपर से रेत उसको ऊपर उड़ने नहीं देता, जब बारिश खत्म हो जाती है तो ऊपर से रेत उसको ऊपर उड़ने नहीं देता और जब नीचे अगर वो जाना चाहे, भूजल में मिलना चाहे तो भूजल में मिलने से जो खड़िया पट्टी है वो उसको रोक देती हैं। तो इस प्रकार एक तरह से जो खड़िया पट्टी की जो तह है वो नीचे जाने से उसको रोकती है। तो इस तरह जो नमी रेत के अंदर समाहित हो जाती है वो वहीं पर बनी रहती है, ना तो वो ऊपर वाष्प बन करके उड़ती है और ना ही भूजल में जाकर के मिलती है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, बूंद बूंद रिश्ती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक कुएं का निर्माण कर दिया और कुएं के निर्माण करने के बाद जो ज़मीन है उस ज़मीन का जो पानी है वो सारा सारा धीरे 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 रिस करके वहाँ पर जो खाली इसका पेट है, कुएं का जो खाली पेट है उसके अंदर समाहित हो जाता है और धीरे धीरे पानी वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो बूंद बूंद नमी जो रेत के अंदर समाई होती है उसको कुएं अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है और वो खारे जल का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो खारा जल का जो क्षेत्र है, उसमें मीठे पानी को संजोए हुए ये कुएं लोगों के लिए अमृत के समान होती हैं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। खूब मंथन किया अर्थात मरुभूमि का समाज अर्थात राजस्थान के लोगों ने, और खूब मंथन किया है अर्थात खूब विचार विमर्श किया, खूब सोच समझ करके उन्होंने ये कुइयों का निर्माण करना शुरू किया है और कैसे कुएं बनानी है, किस स्थान पर किस तरह की कुएं बनानी है, उन्होंने अच्छे से सोच समझ करके इन चीज़ों के ऊपर कार्य किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है।
इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। वहाँ पर राजस्थान के लोगों की जो एक तरह से एक शास्त्र उन्होंने एक मौखिक शास्त्र उन्होंने एक बनाया है। मौखिक शास्त्र बनाने का अभिप्राय क्या है, लोगों के अंदर जो मान्यताएं बनी हैं वहाँ पर पानी को लेकर के, वो पानी को 3 रूपों में बांटती हैं। अब वो 3 रूप कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। जो सीधे बरसात के जरिए जो पानी आता है और वो धरातल पर बहता रहता है, जैसे नदी है, नाले हैं, उनमें जो पानी बहता है, या बरसात जब आती है तो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो उस पानी को हम कहेंगे पालर पानी। जो धरातल के ऊपर बहता है उसको हम कहेंगे पालर पानी। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। अर्थात आगे बताया जाएगा कि आदि कहने का अभिप्राय क्या है, नदी, तालाब आदि, इसका अभिप्राय क्या, नदी, तालाब, नाले, बावड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पालर पानी इकट्ठा किया जाता है। फिर पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी कैसे है, पाताल मतलब जो जमीन के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पाताल लोक। तो पाताल अर्थात जमीन के अंदर का जो भाग है उसको पाताल लोक कहा जाता है या पाताल कहा जाता है। तो पाताल में पानी कैसे होता है, अर्थात भूजल जो होता है, जो जमीन के अंदर चला जाता है और भूजल के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम पाताल पानी कहते हैं, या उसको राजस्थान में पाताल पानी कहते हैं। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। कुओं के अंदर से, जैसे आजकल ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं तो ट्यूबवेल के जरिए उसको निकाला जाता है, या नलकूप लगाया जाता है, नलकूप से भी भूजल को निकाला जाता है। ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं वो है पाताल पानी। अब पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। अब ना तो पालर पानी हो गया ऊपर का पानी, और पाताल पानी हो गया धरातल का पानी, और फिर उसके बाद आया रेजानी पानी। रेजानी पानी मतलब जो रेत के अंदर ही समाहित होता है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये चित्र, इस चित्र में एक यहाँ पर नदी या तालाब दिखाया गया है। ये एक तरह से जल चक्र हमें दिखाया गया है। यहाँ पर जल चक्र में सबसे पहले यहाँ पर बादल के माध्यम से बरसात होते हुए बरसात का रूप दिखाया गया है। बरसात जो है वो धरातल पर बहती है, तो ये जो पानी है ये पालर पानी कहलाएगा, जो धरातल पर बहता है तालाब या नदी के रूप में। और उसके उपरांत फिर अगला जो भाग है वो पाताल पानी। पाताल पानी जो भूजल वाटर है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम पाताल पानी कहेंगे, जो ज़मीन के अंदर लेयर के रूप में समाहित होता है। जो 2 लेयर के बीच में जो पानी होता है, 2 सतहों के बीच में, धरातल की 2 सतहों के बीच में जो पानी होगा उसको हम भूजल पानी या भूजल या इसको हम पाताल पानी कहेंगे। इसी पाताल पानी को कुओं के माध्यम से या फिर नलकूप के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और इसको पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके उपरांत तीसरा पानी, एक मैंने बताया था पाताल पानी, एक पालर पानी हो गया ऊपर वाला जो ज़मीन के ऊपर रहता है, एक पाताल पानी हो गया जो ज़मीन के अंदर रहता है, और तीसरा है रेजानी पानी जो ना तो पाताल पे रहता है और ना ही वो जो ना तो पाताल में रहता है ना ही पालर पानी के रूप में रहता है, बल्कि वो रेत के अंदर समाया रहता है। तो क्योंकि रेत के अंदर समा करके वो उसी के अंदर बना रहता है और कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो उसको रेजानी पानी कहा जाता है। अब रेजानी पानी क्यों नाम रखा वो आगे हम बताएंगे इसमें। तो धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया। धरातल से नीचे तो उतर गया, जमीन के अंदर तो समा गया, लेकिन पाताल तक नहीं पहुंच पाया, अर्थात भूजल के अंदर नहीं मिल पाया, तो उसको हम बोलते हैं रेजानी पानी। तो वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। वर्षा की मात्रा जो हम भारतीय पैमाने पे मापते हैं तो उसमें रेजा का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इंच या सेंटीमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, उसको रेजा बोलते हैं जिससे मापा जाता है। और रेजा वो क्या होता है आगे देखिए। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को मापता है। तो धरातल के अंदर जो समा जाती है वर्षा उसको रेजा के माध्यम से मापा जाता है। और मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। अगर बरसात हुई और 5 अंगुल रेत जो है वो गीली हो गई,
5 अंगुल तक रेत गीली हो गई, उसके अंदर रेत के अंदर पानी समा गया, तो उसको जब वो माप के देखते हैं तो कितने अंगुल तक रेत गीली हुई है, तो अगर 5 अंगुल रेत गीली हुई है तो 5 अंगुल रेजा बारिश हुई, और अगर 6 अंगुल तक रेत गीली हुई है तो 6 अंगुल रेजा बारिश हुई। ऐसे उसकी नमी को मापते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि वो रेजा से मापा जाता है पानी की मात्रा को वहाँ पर, तो इसलिए जो रेत के अंदर समा गया, जितना रेजा वो पानी गया उतना ही हिसाब से उसको रेजानी पानी कहा जाने लगा। और रेजानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। खड़िया पट्टी क्योंकि उसको पाताली पानी में भूजल में मिलने नहीं देती, इसलिए वो पाताली पानी से भूजल से बिल्कुल अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अगर कहीं पर खड़िया पट्टी की परत नहीं होगी तो उस स्थिति में जो रेजानी पानी है, अगर यहाँ पर कोई खड़िया पट्टी की परत नहीं है, ऊपर से रेत के अंदर जो पानी है वो समाहित हो गया, नमी उसके अंदर समाहित हो गई, अगर यहाँ पर खड़िया पट्टी की परत नहीं है तो वो नीचे भूजल के अंदर मिल जाएगा, जो नीचे का जो भूजल है उसके अंदर वो मिल करके खारा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर खड़िया पट्टी की परत है वहाँ पर वो उसको भूजल से मिलने नहीं देता, और वो जो रेजानी पानी है वो यहीं पर समाहित रहता है, वो यहीं पर बना रहता है। परंतु जो जहाँ पर खड़िया पट्टी की परत नहीं होती उन स्थानों पर जो नमी है वो सीधे जाकर के भूजल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता या उसको एक जगह टिकाने वाला कोई नहीं होता। इस कारण से वो सीधे भूजल में मिलकर के खारे पानी में मिल करके व्यर्थ हो जाती है और वो पानी बेकार हो जाता है। परंतु जहाँ पर खड़िया पट्टी की परत होती है वहाँ पर उस रेजानी पानी को वो बीच में ही रोक देती है, रेत के अंदर ही रोक देती है, और उसी नमी को बाद में कुएं के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं, अर्थात वो बहुत ज़्यादा कुशल और बहुत ज़्यादा सावधान होते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस बात को देखिए कि 30-65 फुट तक अगर वो उसको खुदाई करते हैं और खुदाई करते करते उसकी चिनाई करते हैं, उसको चेजा लगाते हैं, तो उस स्थिति में आप सोचिए कि अगर थोड़ी सी भी असावधानी वो बरतें तो ऊपर से पूरी पूरी जो रेत है वो एकदम बंद हो जाएगा। वो सारा जो गड्ढा वो खोद रहा है, जो सारी कुएं जो वो खोद रहा है, वो सारी एकदम ऊपर से बंद हो जाएगी और उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि वो अंदर ही दब के रह जाएगा। तो इसलिए उसको बड़ी सावधानी और कुशलता से इस कार्य को करना होता है। उसकी एक असावधानी उसकी मौत का कारण बन सकती है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। कुएं का प्राण है अर्थात कुएं तभी जीवित हो सकती है अगर उसका कार्य अच्छी तरह से किया गया, उसकी चेजो या उसकी चिनाई का काम अच्छा सा किया गया होगा तो उतनी ही अच्छी कुएं बनेगी और उसमें पानी ज़्यादा आएगा। अगर उसका काम अच्छे से नहीं किया होगा तो वो जल्दी ही बंद हो जाएगी। ऊपर से रेत मिट्टी वगैरह एकदम थोड़ी सी भी अगर मान लो भूकंप आया या थोड़ा सा भी बरसात तेज हो गई तो उसके कारण से वो रेत बह बह करके उस कुएं को बंद कर देगा बिल्कुल, और वो भर जाएगी। तो कुएं का श्रेष्ठतम चिनाई का काम जो होता है वो अगर अच्छा होगा, अगर चिनाई अच्छी होगी तो कुएं अच्छी चलेगी और लंबे समय तक चलेगी और उसमें पानी भी ज़्यादा इकट्ठा होगा। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं, ताकि मिट्टी भसके धंसे नहीं। इसका अभिप्राय क्या कि मिट्टी जम जाए, वहीं पर चिपक जाए, वहीं पर टिकी रहे और धंसे नहीं, अर्थात मिट्टी धंस ना जाए नीचे, क्योंकि अगर मिट्टी धंसी तो ऊपर से पूरी पूरी कुएं नीचे आ जाएगी और सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो चेजारों अंदर बैठा होगा वो उसी के अंदर दब के मर जाएगा। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है।
जो नीचे गर्म हवा होती है वो वहाँ पर जब गर्मी सी लगने लग जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है, एक तरह से बहुत ही उमस भरा वातावरण वो रहता है, और उसके अंदर जब उस घुटन के अंदर अचानक जब ऊपर से कोई रेत फेंके तो उस रेत के दबाव के कारण वहाँ से हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा वहाँ पर आती है, तो चिजारों को थोड़ी सी देर के लिए राहत मिलती है, थोड़ी ठंडक मिलती है, थोड़ा सांस अच्छे से उसका चलता है। वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ईंट भी टिकती नहीं है, रेत बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कोई भी जकड़ नहीं होती, मिट्टी उसके अंदर होती ही नहीं है, नाम मात्र की होती है, रेत बहुत ज़्यादा फिसलन होती है उसमें, रेत में। तो उन स्थानों पर ईंट से उसकी चिनाई नहीं की जाती बल्कि रस्से से उसको बांधा जाता है। अब रस्सा वो कैसा होता है देखिए अब, और किस चीज़ का रस्सा होता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बंटने लगते हैं। 3 अंगुल मोटा मतलब लगभग 3 इंच मोटा या 2.5-3 इंच मोटा रस्सा वो बांटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ तक गहरी हो जाती है और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। देखिए, जैसे कुएं जो है यहाँ पर कुएं की खुदाई करनी है, लगभग 10 हाथ तक उसका कुएं की खुदाई हो गई और उसके उपरांत फिर उसके ऊपर पहला जो गोला है, यहाँ पर नीचे पहला गोला उसका रस्से का ऐसे गोल घेरा लगा दिया जाता है। पहला घेरा उसके ऊपर लगा दिया गया नीचे, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसको ऐसे गोल घेरा ज़मीन के साथ साथ में सटा करके उसको लगा करके ऊपर तक ले आया जाता है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर 4-5 हाथ फिर से खुदाई की जाती है और ऊपर वाले घेरे के ऊपर दबाव बना करके उसको नीचे की ओर खिसका दिया जाता है। इसकी चिनाई जो है वो लगभग उल्टी ही चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। ऊपर की ओर गोला लगता जाता है और रस्सा ऊपर की ओर आता रहता है। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे से फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम कुंडली लगाते हैं या जैसे कोई सांप कुंडली लगाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वाले घेरे के ऊपर उसके दूसरा घेरा, फिर उसके ऊपर तीसरा घेरा, फिर उसके ऊपर चौथा घेरा, ऐसे एक तरह से ऐसे आप बाहर से देखोगे तो उसका आकार लगभग ऐसा दिखाई देगा आपको। पहला घेरा, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा, फिर पांचवा घेरा, ऐसे घेरा लगाते जाते हैं और वो जो रस्से की चनाई है वो ऊपर की ओर आती रहती है। तो इस तरह ऊपर की ओर रस्से की चनाई चलती रहती हैं। और क्योंकि रस्सा मोटा होता है इसलिए वो एक दूसरे की जो उसकी सिलवटें हैं वो एक दूसरे के अंदर फंसी रहती हैं। देखिए, जैसे एक रस्सा, मैं आपको यहाँ पर रस्सा थोड़ा सा बना करके दिखा देते हैं, एक आकृति उसकी, जैसे जैसे ये रस्सा हो गया, ये जो इसके सिलवटें हैं ये क्योंकि मोटा होता है तो ये सिलवटें एक दूसरे के साथ इसको समेट लेती हैं। जैसे दूसरा जो घेरा आएगा इसके ऊपर रस्से का, तो दूसरा घेरा इसके ऊपर जब आएगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फंस जाती हैं सिलवटें, और फिर उस स्थान पर वो जम जाता है रस्सा, और उसके अंदर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रेत भी फंस जाता है, तो इसलिए रस्से की तह एक दूसरे के ऊपर बनती चली जाती हैं और वो उस आसपास की रेत को बिल्कुल एक जगह टिकाए रखता है।
और आखिरी छोर जो है वो ऊपर आ जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है, नीचे की ओर उसको खिसका दिया जाता है। पाँव से दबा करके उसको थोड़ा थोड़ा खिसका दिया जाता है। पहले थोड़ा सा खुदाई की जाती है, जब नीचे जगह बन जाती है तो उसको ऊपर वाली कुंडली को नीचे खिसका दिया जाता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है और रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते रहते हैं। चिनाई मतलब कहीं पर लकड़ी की कहीं पर उसकी ईंटों की चिनाई कर दी बीच बीच में। तो ईंटों की चिनाई करने से क्या होता है कि वो जो रस्से की कुंडलियां बनाई गई हैं बीच बीच में, क्योंकि अगर पूरा दूर तक ही 60 के 60 फीट अगर रस्सा चलेगा तो फिर तो वो पक्का गिरेगा ही गिरेगा, वो जो कुई है वो गिर जाएगी। तो इसके उसको टिकाने के लिए बीच बीच में 5-5 7-7 फुट के बाद चिनाई कर दी जाती है। एक एक घेरा जो है वो ईंटों का लगा दिया जाता है ताकि वो रस्सा टिका रहे, और उसके ऊपर दूसरे जो रस्से की घेरा दिया जाएगा वो भी आगे टिका रहे। तो एक बीच में एक थोड़ा सा आधार मिल जाता है उसको, रस्से को। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। मतलब 15 फीट का रस्सा बनाना पड़ता है। तो अगर मान लो अगर किसी को 30 फुट की गहरी कुई बनानी है तो 30 फुट की गहरी में कितना बड़ा रस्सा उसको बनाना पड़ेगा। कितना बड़ा रस्सा बनाने के लिए उसको कितना घास इकट्ठा करना पड़ेगा। और खीप घास जो है, देखिए आप इसमें चित्र दिखाया गया है, ये खीप घास है। ये एक तरह से झाड़ियों की तरह होती है और ये बिल्कुल रस्सियों जैसा एक उसमें तंतु सा होता है, इसमें रेशा सा होता है। और इसको जैसे आप लोगों ने गांव में अगर कभी देखा होगा तो रस्सा बांटा जाता है हाथ से, तो उस तरह उसको रस्से को बांटा जाता है। जैसे गाँव में कभी आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो तूड़ी वगैरह बांधने के लिए कूप बनाए जाते हैं, या फिर जैसे उपले वगैरह बांधने के लिए रस्से बनाए जाते हैं, पराली वगैरह से उसको बांध दिया जाता है तो उसके रस्से तैयार किए जाते हैं। तो जिस प्रकार उसके रस्से तैयार किए जाते हैं ऐसे ही इसके खीप घास के तैयार किए जाते हैं रस्से। और बड़े मोटे 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 रस्से उसमें बना करके 3-3 4-4 अंगुल मोटे रस्से बना करके और फिर उनसे उसकी चिनाई की जाती है, कुई की चिनाई की जाती है। हाँ, तो हम आए हुए थे यहाँ पर कि लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। और 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। 1 हाथ की गहराई मतलब 1 फुट की गहराई में 8-10 लपेटे उसके आ जाते हैं, 8-10 चक्कर उसमें आ जाते हैं रस्से के। और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। मतलब 150 हाथ 150 फुट रस्सा उसके लिए चाहिए कम से कम। कितने उसमें? 1 हाथ की गहराई में, 1 हाथ की गहराई, अगर 1 फुट की गहराई को रस्से से कवर करना है तो उसमें कम से कम 8-10 घेरे उसके आएंगे रस्से के, और उसमें लगभग 150 हाथ रस्सा चाहिए होगा। 150 हाथ मतलब 150 फुट रस्सा उसकी लंबाई उसकी होनी चाहिए रस्से की, तब जाकर के 1 फुट की जो कुई है वो रस्से से कवर हो पाएगी। अब यदि 30 हाथ गहरी या 30 फुट गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। 4000 हाथ अर्थात 4000 फीट के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी घास इकट्ठी करनी पड़ती है और इतना बड़ा रस्सा बनाना पड़ता है कि लोग तो ये सोचते हैं कि कुएं की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, वो रस्से की ओर ही ध्यान बना रहेगा कि ये रस्सा क्यों बना रहे हैं, कितना बड़ा रस्सा बनाएंगे, इतना बड़ा रस्से का क्या करेंगे। तो ये मतलब रस्सा ही एक बहुत बड़े, रस्सा बनाना ही एक बहुत बड़ा महाभारत है उसके लिए। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही मिलती है। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और ना ही ईंटें मिलती हैं और ना ही खींप घास मिलती है। तो ऐसे स्थानों पर लेकिन रेजानी पानी तो है, तो वहाँ भी कुइयाँ तो ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लकड़ी के लंबे लंबे लट्ठे खड़े करके और उनको रस्सियों से बांध करके और फिर उससे उसकी चिनाई की जाती है। लट्ठे अरनी, बन, बन मतलब कैर की जो लकड़ी होती है, कैर से या बावल या कुम्बट के पेड़ों की डंगालों से बनाए जाते हैं। डंगालों मतलब जो उसके तने होते हैं उनसे बनाई जाती हैं।
तो ये क्योंकि वहाँ राजस्थान में इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, झाड़ झंखाड़ ही होते हैं, तो ये सभी के सभी राजस्थान के जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम हैं। और वो इतने बड़े नहीं होते, उनकी लगभग ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट या 12 फीट होती है। इससे अधिक ऊंचाई वहाँ पर नहीं होती पेड़ों की। तो इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की ही है। और पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम चलाया जाता। आक की लकड़ी जो होती है, जिसको ऑक ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, तो आक की लकड़ी जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर या जिसमें कोई ज़्यादा दम वाली बात नहीं होती, उसको भी उसमें लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसको भी उसकी भी वो उसके तनों को बांध बांध करके कुएं का निर्माण कर देते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में आती है और यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है। इसलिए इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं, क्योंकि रस्सी को ऐसे चक्कर के रूप में ऐसे ऊपर की ओर लेके जाया जाता है, बांधते हुए ऊपर की ओर चक्कर लगाते रहते हैं और ऊपर की ओर रस्सी आती रहती है। इसलिए क्योंकि सांप भी जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है ऐसे चक्कर लगाते हुए, तो इसलिए उसको सांपणी भी कहते हैं। सांपणी मतलब सांप की पत्नी, तो सांपणी। तो डंगालो एक शब्द आया था। डगालों का मतलब क्या है? तना या मोटी टहनियाँ। अब देखिए यहाँ पर ये नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है। रस्सा क्योंकि इतना बड़ा बनाया जाता है, देखो पीछे ढेर लगा हुआ है रस्सा बनाने के लिए घास का, और ये रस्सा ऐसे कुएं में छोड़ा जाता है, नीचे लगाया जाता है, और जो चेजारो होता है वो उसको लगाता रहता है और नीचे फिर खुदाई करके, और फिर जब नीचे जगह बन जाती है तो ऊपर से रस्से को नीचे खिसका देता है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेजारो ऊपर आ जाते हैं। नीचे धार लग जाती है अर्थात जो चेजारो होता है उसको जब पता लगता है कि नीचे खड़िया पट्टी आने वाली है तो वो जल्दी जल्दी उसकी खड़िया पट्टी की परत को बाहर निकालता है। बाहर निकालने का अभिप्राय क्या, मिट्टी की रेत जो है उसके ऊपर से हटा देता है पूरी पूरी। वो बिल्कुल साफ़ सुथरी खड़िया पट्टी की परत जब आ जाती है तो उसको वो वहाँ पर घिस घिस करके किसी पत्थर से या किसी और अन्य औजार से घिस घिस करके बिल्कुल चिकना कर देता है। उस पर धार लगा लगा करके उसको बिल्कुल चिकना कर देता है और उसमें कहीं पर भी कंकड़ पत्थर या उबड़ खाबड़ स्थिति नहीं रहने देता। उसको बिल्कुल चिकना करके वहाँ पर एक तरह से फर्श जैसा एक धरातल, समतल धरातल बना देता है रगड़ रगड़ करके उसको, तो उसको बोलते हैं धार लगाना। तो चेजारो, फिर उसके बाद चेजारो ऊपर आ जाता है और कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। सफलता कुएं की सफलता कब मानी जाएगी? जब वो सजल हो जाएगी। सजल मतलब उसके अंदर जल आ जाएगा। स उपसर्ग जल शब्द और ता प्रत्यय, तो सजलता मतलब उसके अंदर जल आ जाना, कि जब कुएं के अंदर जल आ जाएगा तभी उसको सफल माना जाएगा। तो जब उसके अंदर जल आ जाता है तो उत्सव, उस अवसर को उत्सव के समान मनाया जाता है। सभी लोग उसको त्यौहार के समान मानते हैं। एक बड़े भोज का आयोजन किया जाता है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारो को ये साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में और विवाह जैसे मंगल कार्यों में, मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती थी और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। देखिए ये जो प्रथाएं थी पहले गांव में या ग्रामीण समाज में, ये हरियाणा में भी चलती थी, यहाँ पर भी राजस्थान में भी चलती थी। ये क्या होता था कि जैसे कोई कुम्हार है या कोई लोहार है, वो कारीगर वर्ग से आते थे, तो जो जमींदार लोग होते थे वो उनसे काम करवाते थे, तो उनका उचित सम्मान भी देते थे, उनको उचित मेहनताना भी देते थे और उनको उचित सम्मान भी देते थे। सम्मान कैसे देते थे? उनके घर में कोई तीज त्योहार हो गया या फिर कोई शादी ब्याह हो गया तो उस वक्त उनको निमंत्रण दिया जाता था, विशेष निमंत्रण दिया जाता था, और वो सब परिवार आकर के वहाँ पर भोजन करते थे और फिर साथ में उनको कोई ना कोई भेंट भी दी जाती थी। तो एक तरह से उनके साथ रिश्ता जो है वो पूरे
वर्ष चलता था, पूरे जीवन भर उनके साथ रिश्ता बना रहता था। तो इसको बोलते हैं आज प्रथा। और इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। पूरे वर्ष उनको किसी न किसी तीज त्योहार पे या विवाह जैसे मंगल कार्यों में, या जन्मदिन है किसी का, कोई भी आयोजन कर रहे हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं अपने घर में, तो उनको भी निमंत्रित किया जाता था, उनको आमंत्रित किया जाता था और उनको वहाँ पर बुला करके भोजन वगैरह खिलाया जाता था और साथ में उनको अच्छी अच्छी भेंट दी जाती थी। तो इस तरह उनको पूरा सम्मान दिया जाता था। परंतु आजकल के समय में उनको एक मजदूर के रूप में देखा जाता है और उनको मजदूरी के पैसे दे करके उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया जाता है, अर्थात तो फिर उनको कोई याद नहीं करता, फिर उनको कोई नहीं बुलाता। खलियान क्या है? खलियान मतलब खलिहान। खेतों में जब फसलें उठाई जाती हैं तो वहाँ पर जैसे गेहूं का खलिहान होता है या चावल की खेती होती है तो उसमें चावल का खलिहान होता है, जहाँ पर एक जगह एक स्थान पर जो फसल इकट्ठी करके और उसमें से जो अनाज है उसको अलग किया जाता है, उसको खलिहान कहते हैं, उस स्थान को खलिहान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, जिन स्थानों पर ना तो पत्थर होते हैं इतने और ना ही खीप घास मिलती है, तो वहाँ पर लकड़ी के तने काट काट करके, पेड़ों के तने काट काट करके और उन तनों को बांध बांध करके घेरे के बीच में लगा दिया जाता है और उसी से उस रेत को रोक करके कुएं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुएं के अंदर कुछ जो लट्ठे हैं लकड़ी के वो नज़र आ रहे होंगे, कुछ तने नज़र आ रहे होंगे, तो उनको काट काट करके वहाँ पर ऐसे सटा दिया जाता है एक दूसरे से और खीप घास से उसको बांध दिया जाता है। अब कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। कुशल बन जाते थे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो चेजारों को देख देख करके सीख जाते थे कुएं का निर्माण करना, और कभी कभी जब चेजारों उपलब्ध नहीं होते थे तो खुद ही वो अपनी कुइयों का निर्माण कर लेते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन पहले पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल जो लोग हैं उनके हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। अर्थात 100-200 साल पहले बनाई गई जो कुइयाँ थी वो आज भी पानी, उनमें आज भी पानी इकट्ठा होता है। तो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने कुइयाँ बनाई होंगी, 100-200 साल तक वो कुइयाँ बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनी हुई हैं। तो कुएं का मुंह छोटा रखने के लिए 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा पानी से नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। देखिए इसमें अगर मान लो आप सभी ने इस बात को समझ लिया होगा कि अगर मान लो 2 घड़े पानी हैं, अगर कुआं है तो उसका व्यास ज़्यादा होगा, तो उस व्यास में जो 2 घड़े पानी हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और अगर आप बाल्टी भर करके उसके अंदर फेंकोगे तो बाल्टी जो है वो डूब भी नहीं पाएगी उसके अंदर और उसके अंदर कुछ भी पानी नहीं आ पाएगा। दूसरी ओर अगर कुएं है तो कुएं का व्यास जो है वो थोड़ा कम होगा और उस स्थिति में अगर 2 घड़े पानी भी उसके अंदर इकट्ठा हुआ होगा तो वो लगभग इतना हो जाएगा कि उसमें से आराम से पानी को बाल्टी से निकाला जा सके। तो इसलिए इसका व्यास कम रखा जाता है। दूसरा, अगर व्यास बड़ा होगा तो धूप उसके अंदर जाएगी, गर्मी जाएगी और जिसके कारण से जो पानी है वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन अगर व्यास कम होगा तो उसमें धूप जाएगी ही नहीं और अगर धूप नहीं जाएगी तो पानी भाप बन करके नहीं उड़ेगा। तो इन दोनों कारणों से कुएं का जो व्यास है वो थोड़ा छोटा रखा जाता है, कुएं के बजाय उसकी जो चौड़ाई है या उसकी जो व्यास है वो थोड़ा कम रखा जाता है। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। अब चड़स कई प्रकार की होती हैं। चड़स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो उसको चूस लेती है पानी को और अपने अंदर भर लेती है। अब वो चड़स किस चीज़ की होती है? एक तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार रेगिस्तान में दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे एक चमड़े की इतनी बड़ी ऐसे बोतल टाइप में
ऐसे बनवा लेते हैं, थैला सा बनवा लेते हैं। आगे मुंह जो होता है वो बहुत पतला होता है और उसके ऊपर एक कड़ा भी लगा रहता है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं चड़स। अब ये चड़स जो है वैसे तो ऊपर से तो बहुत बड़ा आकार होता है, लेकिन उसका मुंह बहुत पतला होता है। जब इसको कुएं में फेंका जाता है तो इसके मुंह के ऊपर एक कड़ा बांध दिया जाता है लोहे का, और जब वो लोहे का कड़ा उसको वजन के कारण से उसको मुंह को नीचे कर देता है, तो धीरे धीरे पानी जो है उसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। और वो जब उसको रस्सी से ऊपर खींचा जाता है तो वो जैसे ही उसको देखा जाता है कि हाँ इसके अंदर से बुलबुले आना बंद हो गए हैं, तो पानी उसके अंदर पूरा भर गया है, तो उसको रस्सी से खींच लिया जाता है। और उसको रस्सी से जब खींचेंगे तो उसके अंदर 2-3 बाल्टी पानी आ जाता है, तो इसको भी एक चड़स बोलते हैं। और कुछ लोगों ने जो ट्यूब होती हैं, बड़ी बड़ी जो टायर की ट्यूब होती हैं, जैसे बैलगाड़ी के टायर की ट्यूब हो गई, या जैसे जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके टायर की ट्यूब हो गई, उस टायर की ट्यूब को वो क्या करते हैं कि एक साइड से उसको कहीं से कट मार देते हैं, और कट मारने के बाद उस स्थान पर वो कहीं कोई वो होल करके और कोई पाइप का टुकड़ा वगैरह लगा देते हैं, जिससे जैसे, और साथ में बांध देते हैं उसमें रस्सी। तो उसके उपरांत क्या करते हैं कि जब वो उसको नीचे फेंकते हैं पानी में, तो उसमें लोहे का कोई टुकड़ा लगाने के कारण से वो जो हिस्सा है जहाँ पर छेद किया गया है वो नीचे की ओर झुक जाएगा पानी में, और उसके अंदर पानी भर जाएगा। और फिर उसके बाद उसको रस्सी से जब खींचेंगे तो उस पूरी ट्यूब के अंदर पानी भर करके आ जाएगा। तो इस तरह उसको भी चड़स के रूप में इस्तेमाल वो करते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है, और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, अर्थात जितना उसका आकार होता है उतना आकार उसका फैल जाता है और पूरा पानी भर जाता है। चलिए आज बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हमने देखा कि जो कुइयों का निर्माण किया जाता है, जिन स्थानों पर थोड़ी सी पथरीली ज़मीन होती है जहाँ पर पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उन स्थानों पर पत्थरों से चिनाई करके या ईंटों से चिनाई करके कुएं का निर्माण किया जाता है। जहाँ पर पत्थर या ईंट उपलब्ध नहीं हो पाती, उन स्थानों पर खींप घास से चिनाई करके और उससे रस्सा बना करके, मोटा रस्सा बना करके उससे उसकी चिनाई की जाती है। बीच बीच में ईंटों के एक एक घेरा दे दिया जाता है, ताकि 4-4, 5-5 फीट के बाद वो रस्सा थोड़ा सा टिका रहे और वो जल्दी से नीचे ना गिरे। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर खींप घास भी इतनी उपलब्ध नहीं होती, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, ना ही पत्थर उपलब्ध होते हैं, ना ही ईंट उपलब्ध होती है। तो उन स्थानों पर लकड़ी के लट्ठों को काट काट करके, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को काट काट करके कुएं का निर्माण किया जाता है। दूसरी हमने मुख्य बात इस आज की वीडियो में जानी कि राजस्थान में पानी को 3 रूपों में माना जाता है। 3 रूप पानी के माने जाते हैं। एक जो धरातल के ऊपर पानी जो होता है, जो सबसे ऊपर, जो धरातल के ऊपर ही नदी नालों के रूप में पानी बहता रहता है, उसको हम बोलते हैं पालर पानी। उसको क्या बोला जाता है? पालर पानी। ये बरसात का पानी होता है, सीधे बरसात से नीचे ज़मीन के ऊपर इकट्ठा होता है और ज़मीन के ऊपर ही बहता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पालर पानी। दूसरा पानी है पाताल पानी। पाताल पानी, जब पानी जो है वो सीधे जाकर के धरती के अंदर समा जाता है, तो धरती के अंदर समा करके वो जो धरती की विभिन्न तहें हैं उन तहों के बीच में जाकर के छिप जाता है, और उस पानी को हम कुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पाताल पानी। क्योंकि ये पाताल में चला जाता है इसलिए इसको पाताल पानी बोलते हैं। और तीसरा जो रूप है, ना तो वो ऊपर होता है, धरती के ऊपर होता है, ना ही वो धरती के नीचे होता है, बल्कि वो रेत के अंदर यहाँ पर समा जाता है, ज़मीन के अंदर, रेत के अंदर समा जाता है। और फिर कुएं के रूप में, कुएं जब बन जाती है तो कुएं के अंदर नमी के रूप में वो इकट्ठा होकर के पानी के रूप में हमें उसकी प्राप्ति होती है, तो इसको बोलते हैं रेजानी पानी। अब रेजानी नाम इसका क्यों रखा गया? क्योंकि रेगिस्तान में
पानी की मात्रा को या वर्षात के पानी की मात्रा को रेजो के रूप में मापा जाता है। यह रेजो के माप के द्वारा मापा जाता है। और रेजो क्या होता है, अंगुल के आधार पर हम देखते हैं कि कितने अंगुल तक रेत के अंदर नमी है, तो उतने ही रेजो बरसात हुई है। तो उस रेजो के नाम से ही इसका नाम रेजानी पानी पड़ गया। तो ये कुछ बातें इसकी मुख्य बातें थी, इनको आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आप सभी इसको जान चुके हो। खीप घास से जिस प्रकार देखिए यहाँ पर खीप घास से किस प्रकार उसका निर्माण कर रहे हैं। और खीप घास से रस्सा बनाया जाता है, बहुत मोटा रस्सा, लगभग 3-4 अंगुल मोटा रस्सा बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।